हेलो दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सारी थकान, डर, एंजाइटी, गिल्ट और सेल्फ डाउट किसी इंसान की वजह से नहीं, किसी हालात की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी सोच की वजह से हो, और अगर आज से आप ये समझ जाएं कि आपके दुख में आप इसलिए नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो और अगर मैं आपसे कहूँ कि शांति, खुशी और हल्कापन आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो पहले से मौजूद है, बस सोच उसके ऊपर पर्दा डाले बैठी है। और ये बुक समरी उसी सच की चाबी है जो आपको बदलने नहीं आई, बल्कि आपको आपकी असली हालात याद दिलाने आई है। और अब हम शुरू करेंगे उस सफर को जो दुख की जड़ तक हमें ले जाएगा। चैप्टर 1, द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दुख जरूरी नहीं? हम सब एक सवाल से जूझते रहे हैं, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ? कभी काम के कारण, कभी रिश्तों के कारण, कभी भविष्य की चिंता के कारण, और हम मान लेते हैं कि मेरी परेशानी बाहर की दुनिया से आ रही है। लेकिन यह अध्याय एक चौंकाने वाला शक पैदा करता है। क्या सच में वजह बाहर है, या कहीं वजह अंदर छुपी है? लेखक जोसेफ गुएन खुद सालों तक भटकते रहे, सेल्फ हेल्प, थेरेपी, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, सब कुछ आजमाया। ये सब कुछ समय तो अच्छा लगा, लेकिन फिर वही बेचैनी, वही डर, वही खालीपन अंदर से लगता रहा। उन्हें लगता कुछ तो अभी भी गलत है। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, जब आप सब कुछ कर लेते हो फिर भी शांति नहीं मिलती। लेकिन फिर एक दिन एक साधारण सा लेकिन गहरा सच लेखक के सामने आता है। दर्द को टालना असंभव है, लेकिन दुख ये चुनाव है। लेखक बुद्ध का 2 तीर वाला उदाहरण समझाते हैं। पहला तीर घटना जो हुई, दूसरा तीर हमारा रिएक्शन। पहला तीर हम नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरा हम ही छोड़ते हैं। और यहीं से लेखक समझाते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे अंदर की सोच से पैदा होता है। जैसे अचानक किसी अंधेरे कमरे में खिड़की खुल जाए और रोशनी अंदर भर जाए, वैसे ही ये समझ बनती है कि हर बार जब मैं दुखी होता हूँ तो अपनी सोच को पूरी तरह सच मान लेता हूँ, और अगर सोच बदल जाए तो अनुभव भी बदल जाता है। इस अध्याय में लेखक सबसे बड़ी सीख यही देते हैं कि जिंदगी में दर्द आएगा, लेकिन दुख हमेशा जरूरी नहीं। दुख हमारी सोच का प्रोडक्ट है, और जो बनाया है उसे खोला भी जा सकता है। एक सवाल आपके, आज सिर्फ एक बार रुककर खुद से पूछिए, मैं जो महसूस कर रहा हूँ क्या वो घटना की वजह से है या मेरी सोच की वजह से? 1 मिनट के लिए शांत रहिए, जवाब अपने आप आएगा। और अगर दुख आपकी सोच से पैदा होता है तो अगला सवाल यह है कि हम इसे सोचते ही क्यों हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर दर्द किसी इंसान, हालात या किस्मत से नहीं, बल्कि एक इनविजिबल फिल्टर से आ रहा है जो आप खुद है और जिसे पहनकर आप खुद घूम रहे हैं, तो अगर वही फिल्टर बदल जाए तो वही जिंदगी अचानक हल्की, शांत और खुश लगने लगे। हम सब ये मानकर जीते हैं कि बाहर की दुनिया हमें दुख देती, खराब रिश्ता, पैसों की दिक्कत, नौकरी का प्रेशर, लोगों की बातें। ऐसा लगता है जैसे बाहर की हर चीज हमारे अंदर की शांति को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, एक ही घटना पर 100 लोग 100 अलग रिएक्शन क्यों देते हैं? अगर दुनिया सच में दुख की सीधी वजह एक ही होती तो सबको एक जैसा महसूस होना चाहिए था, है ना? और लेखक इस अध्याय में यही सच्चाई खोलते हैं कि हम रियलिटी में नहीं जीते, हम अपने थॉट्स से बनी इनर मूवी में जीते हैं। मतलब साफ है कि बाहर जो हो रहा है वो एक बात है, लेकिन उसके बारे में हमारा सोचना वही असली रूट कॉज बनता है हमारे दुख का। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं, मेरी प्रॉब्लम मेरी जॉब की वजह से, मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं दुखी हूँ क्योंकि किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है। अब मान लीजिए कि आप एक कैफे में बैठे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि सब लोग अपने जीवन में सेट है, बस मैं ही जीवन में पीछे रह गया हूँ। तो आपका दिल भारी, सांसें तेज, छाती में कसाव, और उसी टेबल के बगल में बैठे कोई और इंसान, उसी कैफे की खुशबू, उसकी हल्की म्यूजिक और वहां बैठे लोगों की
हलचल को महसूस कर रहे हैं, पर उसका आंतरिक डायलॉग कुछ और है कि कितना प्यारा दिन है, कॉफी कितनी अच्छी है, जगह वही है, आवाजें वही है, लोग वही है, लेकिन दो अलग अलग दुनिया चल रही है। दोनों की थिंकिंग में हम फंस जाते हैं इस मान्यता में कि जब तक बाहर सब ठीक नहीं होगा मैं ठीक नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होती है दूसरी तीर, दुख वाला तीर। पहला तीर खुद घटना है जिसमें नौकरी चली गई, किसी ने बुरा बोल दिया, कोई रिश्ता टूट गया। और दूसरा तीर है हमारे अंदर की कहानी जो हम उस घटना के बारे में बनाते हैं। मैं निकम्मा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, सब मेरी गलती है। और यही दूसरा तीर हमें अंदर से चीर देता है। और असली बदलाव यहीं से शुरू होता है जब हम ये जान जाते हैं कि दर्द को टालना असंभव है, लेकिन दुख हमेशा हमारा चुनाव होता है। जैसे घटना का होना न्यूट्रल है और हमारे थॉट्स उसका रंग। और लेखक समझाते हैं कि दुनिया में असल में सिर्फ इवेंट होते हैं, पर उन इवेंट्स पर जो अर्थ, उनकी व्याख्या, उनकी स्टोरी हम चढ़ाते हैं वही बनती हमारी मान्यता। और वही पैदा करती है शांति, जलन, गुस्सा या डर। क्योंकि हम बाहर की चीजें महसूस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने थॉट्स महसूस कर रहे हैं। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो तो आप जॉब नहीं, थॉट्स ऑफ जॉब महसूस कर रहे हो। अगर आप पुराने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो तो आप उस इंसान को नहीं, अपने अंदर की कहानी को महसूस कर रहे हो। यानी आप हमेशा अपने सोच के मौसम में जी रहे हैं, ना कि बाहर के मौसम में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सफरिंग का रूट कॉज सोच है तो दुख से मुक्त होने का शुरुआत के लिए भी सोच से परे जाने की जरूरत होगी। कल्पना कीजिए आप वही इंसान हो, वही जॉब, वही सैलरी, वही घर, वही परिवार, बस एक चीज बदल गई। आपने अपने कोर विचार को छोड़ दिया कि मेरी लाइफ गड़बड़ है और मैं फंसा हुआ हूँ। और जब आप इस विचार को कुछ समय के लिए भी साइड पर रख देते हो तो आप कौन हो जाते हो? शायद आप अचानक अपने बच्चों की हंसी नोटिस करते हैं, शायद वही पुरानी चाय भी आज सुगंध से भरपूर लगती है। शायद आपको एहसास होता है कि आप अभी सोफे पर आराम से बैठे और इस पल में आप सुरक्षित हो। वास्तव में कुछ नहीं बदलता, बस आंखों पर लगा सोच का चश्मा थोड़ा साफ हुआ है। और जब ये एहसास होता है तो आप कहते हैं, ओह, तो मुझे हर विचार पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी थिंकिंग का शिकार नहीं, मैं उसका ऑब्जर्वर भी हो सकता हूँ। और लेखक इस पूरे अध्याय में हमें यही बताते हैं कि हम विचारों से बनी हुई दुनिया में जीते हैं। हमारा दिमाग हर इवेंट को कोई ना कोई अर्थ देता है और वही अर्थ या तो हमें शांति देता है या दुख। और दुख वो इवेंट नहीं है, इवेंट पर चढ़ी हुई कहानी है। और क्योंकि कहानी हमारे अंदर बन रही है तो हम कभी भी उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और जब आप ये समझ लेते हो कि मैं सिर्फ वही महसूस कर सकता हूँ जो अभी मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने आप से पूछ सकते हो, क्या मैं इस विचार पर अभी भरोसा करना जरूरी समझता हूँ? और जब आप अपने से ये सवाल करते हैं तो यहीं से शुरू होता है फ्रीडम। और जो बाहरी दुनिया को कंट्रोल करके नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को पहचान कर जान सकते हैं। एक चैलेंज आपके लिए, आज सिर्फ एक ऐसी चीज पकड़िए जिसके बारे में तुम अक्सर शिकायत करते हो, जो रिश्ता, पैसा या आपका कोई बुरा पास्ट। फिर उस चीज का नाम लिखिए और देखिए कि अभी इस पल में मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ या अच्छा? और खुद से पूछिए, क्या ये विचार 100% सच है? और अगर ये विचार 1 घंटे के लिए गायब हो जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा? बस इतना करने भर से ये छोटा सा स्टेप तुम्हें दिखाएगा कि दर्द से ज्यादा ताकत विचार में है, उस इवेंट में नहीं। और अगर हमारे दुख का रूट कॉज विचार है तो अगला सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग ने इतना सोचने की हैबिट डेवलप ही क्यों की? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, व्हाई डू वी इवन थिंक? क्या आपने कभी सोचा है जो चीज आपको जिंदा रखने के लिए बनी थी वही आज आपकी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन गई? इंसान की सबसे खास ताकत क्या है? सोचना, एनालाइज करना, प्लान बनाना। और यही ताकत हमें जानवरों से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर सोच इतनी जरूरी है तो सोच ही हमें डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट और बेचैनी
से क्यों घेर लेती। और इस अध्याय में लेखक एक चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं कि हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए बना था, खुश रखने के लिए नहीं। हमारा दिमाग हर समय एक ही काम करता है, खतरा ढूंढना, कहीं पैसा खत्म न हो जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे, कहीं फ्यूचर में कुछ गलत न हो जाए, कहीं मेरी इमेज खराब न हो जाए। दिमाग हर मोमेंट यही स्कैन करता रहता है। पहले के जमाने में ये जरूरी था क्योंकि जंगल में लोग रहा करते थे और जंगल में शेर थे, सांप थे, दुश्मन थे। लेकिन दिमाग आज भी उसी मोड में काम करता है, या तो लड़ो या भागो। बस अब उस शेर, सांप या किसी जानवर की जगह EMI, रिश्ते, तुलना, फेलियर खड़े हैं। और यही वो वजह है कि हम जिंदा तो हैं लेकिन खुश नहीं। और असली बदलाव तभी आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि दिमाग का काम है सुरक्षा, आत्मा का काम है संतोष, प्रेम और आनंद। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, आत्मा की नहीं। दिमाग आपको बार बार पास्ट और फ्यूचर में खींचता है, आत्मा आपको हमेशा प्रेजेंट में रखती। और याद रखिए, वर्तमान में डर नहीं होता, डर हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर की कहानी में होता है। और लेखक हमें यही सीख देना चाहते हैं कि हम सोचते इसलिए हैं क्योंकि दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, लेकिन आज वही दिमाग हमें थका रहा है क्योंकि हमारी पूर्णता सोच में नहीं है, सोच से परे जाने से आती है। दिमाग जरूरी है लेकिन हर पल उसका गुलाम बनना जरूरी नहीं है। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब भी बेचैनी आए खुद से पूछिए कि ये खतरा सच में अभी है या ये सिर्फ मेरी सोच है। 10 सेकंड के लिए ठहरिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, जवाब आने दें, जबरदस्ती सोचे नहीं। अगर हमारी सोच सिर्फ हमें बचाने के लिए बनी है तो अगला सवाल ये है, सोचने और विचारों में फर्क क्या है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही विचार कभी आपको उड़ान देता है और कभी जमीन पर पटक देता है? क्योंकि असली फर्क विचार में नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग में है। हम रोज कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ये पूछा है कि थॉट और थिंकिंग एक ही चीज भी है या नहीं? और ये अध्याय एक बहुत ही गहरी, जिंदगी बदल देने वाला फर्क सिखाता है। थॉट जो अपने आप आता है, थिंकिंग जो आप जबरदस्ती पकड़कर बैठ जाते हैं। और यही छोटा सा फर्क आपकी पूरी मानसिक दुनिया को पलट सकता है। मान लीजिए अचानक आपके मन में एक विचार आया कि मैं कुछ बड़ा कर सकता। ये एक थॉट है, हल्का, ऊर्जा से भरा हुआ। लेकिन आप जैसे ही उस पर सोचना शुरू करते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया, तो यहीं से शुरू होता है बोझ, डर, सेल्फ डाउट। असल दर्द उस पहले थॉट से नहीं आया था, दर्द आया उस सोच पर सोचने से। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम हर थॉट को जज करने लगते हैं, हर थॉट में भविष्य को खोजने लगते हैं और फिर उसी से डर बनने लगते हैं। थॉट ऊर्जा का बीज है और थिंकिंग उस बीज पर जहर डालना। थॉट अपने आप आता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन थिंकिंग में बहुत एनर्जी लगती और यही एनर्जी आपकी शांति को चूस लेती। और लेखक इसे एक साधारण से प्रयोग से समझाते हैं कि जैसे ही आपसे पूछा गया कि आप साल में कितना कमाना चाहते हो, आपके दिमाग में एक नंबर अपने आप आया, ये था थॉट। फिर कहा गया अब सोचिए क्या ये पॉसिबल है? तो दिमाग में तुरंत डर, तुलना, गिल्ट, लिमिट शुरू हो गई। ये थी थिंकिंग। आपने देखा पहला हल्का था और दूसरा भारी, दोनों में यही फर्क है क्योंकि थॉट निर्दोष है, थिंकिंग थकाने वाली है। थॉट आपको बनाता है और थिंकिंग आपको तोड़ती है। आपको थॉट से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग को पहचानना है। और जब थिंकिंग रुकती है, शांति अपने आप वापस आ जाती है। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब भी कोई भारी भावनाएं आए, खुद से पूछिए ये मेरा थॉट है या मेरी थिंकिंग? अगर थिंकिंग ही असली समस्या है तो अगला सवाल ये है, क्या हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए? इस पे से पर्दा हटाएंगे अगले अध्याय में। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 5, अगर खुशी सोचने से ही आती है तो दुनिया में हर पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हमेशा खुश क्यों नहीं होता? अब तक हमने जाना कि हम वही महसूस करते हैं जो हम
सोचते हैं। तो अगला सवाल यही उठता है, तो फिर हमें हमेशा पॉजिटिव सोच क्यों नहीं सोचनी चाहिए? आजकल हमें हर तरफ यही सिखाया जाता है, पॉजिटिव सोचो, अच्छे अफर्मेशन बोलो, नेगेटिव विचारों को बदल दो। लेकिन एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये सब सच में लंबे समय तक काम करता है? मान लो कोई इंसान भीतर से बहुत टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर से वो रोज ये दोहराता है, मैं खुश हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। हाँ, ये कुछ मिनटों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही डर, वही बेचैनी, वही खालीपन वापस। क्यों? क्योंकि वो इंसान सोच तो बदल रहा है, पर थिंकिंग को नहीं छोड़ रहा। यानी नेगेटिव सोच की जगह आपने पॉजिटिव सोच रख दी, लेकिन सोचना यानी थिंकिंग चालू रखी। और जब तक थिंकिंग चालू है, तब तक चिंता, तुलना, डर किसी न किसी रूप में आते ही रहेंगे। और इस अध्याय में लेखक यही समझाने का प्रयास करते हैं कि खुशी पॉजिटिव सोच से नहीं आती, खुशी थिंकिंग रुकने से आती। इसे एक छोटे से अंदर के प्रयोग से समझिए। अपने जीवन का वो पल याद कीजिए जब आपने सबसे ज्यादा खुशी, प्रेम या शांति महसूस की थी, और अब खुद से पूछिए, उस पल आपके दिमाग में ज्यादा सोच चल रही थी या शांति? सच ये है कि जिन पलों में हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उन पलों में हम सबसे कम सोचते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल नहीं सोचते। यानी खुशी का माध्यम या सोर्स नो थिंकिंग है, ना कि पॉजिटिव थिंकिंग। यानी हमें पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सोचना छोड़ना सीखना है। यानी हमें यह समझना होगा कि जब नेगेटिव भावना आती है तो ज्यादा थिंकिंग होती, जब पॉजिटिव भावना आती है तो कम थिंकिंग होती, और परम शांति नो थिंकिंग में है। और हाँ, आप नेगेटिव से पॉजिटिव बनने की लड़ाई मत लड़िए, बस थिंकिंग से बाहर आ जाइए। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब भी आप उदास महसूस करें, खुद से पूछिए, मैं इस पल क्या सोच रहा हूँ, और ठहरिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ सोच पर ध्यान दीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत करिए। और अगर खुशी थिंकिंग रुकने से आती है, तो अगला सवाल यही है कि हम इंसानों का अनुभव बनता कैसे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, हाउ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज क्रिएटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी महसूस करते हैं, खुशी, डर, शांति, बेचैनी, वो दुनिया से नहीं बल्कि आपके अंदर से पैदा होती। और अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो हर भावना की जड़ समझा दे, तो आज जिंदगी को आप जैसा देखते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देखने वाला आप है या आपकी सोच? अगर दो लोग एक ही जगह खड़े होकर बिल्कुल अलग अलग महसूस करते हैं, तो सच्चाई क्या है? ये सवाल हमें एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। इंसानी अनुभव किसी बाहर की घटना से नहीं बनता, अंदर के 3 अदृश्य सिद्धांतों से बनता है। हम ज्यादातर यही मानते हैं कि मेरे साथ जो हुआ उसी की वजह से मैं दुखी हूँ। लेकिन समस्या ये है, 2 लोग वही घटना झेलते हैं, और एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। तो सवाल उठता है, दुख घटना से आया या किसी और जगह से? और इस अध्याय में लेखक 3 यूनिवर्सल सिद्धांत बताते हैं जो हर इंसान के अनुभव की नींव है। पहला, यूनिवर्सल माइंड। ये वो शक्ति है जो सब कुछ चलाती है, दिल की धड़कन, पेड़ों का बढ़ना, जख्म का भरना, सांसों का चलना। आपको सांस लेने के लिए याद नहीं करना पड़ता कि कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, क्योंकि ये शक्ति पहले से काम कर रही। यही शक्ति हर विचार की यानी थॉट की असली जड़ है। दूसरा, कॉन्शियसनेस। ये वो जागरूकता है जिससे आपको पता चलता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। बिना कॉन्शियसनेस के आप रंग नहीं देख सकते, आवाज नहीं सुन सकते, दर्द, खुशी कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। तीसरा, थॉट। थॉट वो कच्चा माल है जिससे आपका पूरा अनुभव बनता है। आपका डर एक थॉट का असर है, आपकी खुशी एक थॉट का असर है, आपका आत्मविश्वास एक थॉट का असर है। बाहर की चीज भले न बदले, लेकिन जैसे ही थॉट बदलता है, आपका अनुभव बदल जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि यूनिवर्सल माइंड एक बिजली के समान है, और कॉन्शियसनेस एक टीवी, और थॉट एक पेन ड्राइव। अगर बिजली ना हो तो टीवी बंद, टीवी ना हो तो पेन ड्राइव बेकार। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी फिल्म चलती है। बस आपकी जिंदगी का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। आपका दर्द, खुशी, डर
आत्मविश्वास सब बाहर की दुनिया से नहीं बनते। ये सब बनते हैं इन 3 चीजों से, यूनिवर्सल माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट। और जब ये समझ आ जाता है तो इंसान घटना का गुलाम होना बंद कर देता है। एक चैलेंज आपके लिए, आज एक घटना पर ध्यान दें। जब भी मूड बदले खुद से पूछिए कि अभी मेरे दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा है। और अगर इंसानी अनुभव सिर्फ थॉट से बनता है तो क्या थॉट को रोका जा सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, इफ थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग। अगर सोच ही आपकी बेचैनी, डर और दुख की असली वजह है तो सवाल ये है, क्या इंसान सच में सोच को रोक सकता है? और अगर रोक दी तो बच क्या जाएगा? और तब आपने समझ लिया है कि आप जो महसूस करते हैं वो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर चल रही सोच से बनता है। अब एक नया सवाल उठता है, अगर सोच से ही दुख बनता है तो क्या हमें सोच को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? लेकिन डर यही है, अगर हमने सोचना बंद कर दिया तो क्या हम सुन्न हो जाएंगे? क्या हम कुछ करने लायक रहेंगे भी या नहीं? अधिकतर लोग जब सोच बंद करने की बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि सोच ही हमारी ताकत है। हम ये मान लेते हैं कि अगर मैंने सोचना छोड़ दिया तो मैं गलत फैसला लूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कंट्रोल खो दूंगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। और यहीं पर लेखक कहते हैं कि आप थिंकिंग को जबरदस्ती रोक नहीं सकते, लेकिन आप सोच से चिपकना छोड़ सकते हैं। जब आप ये देख लेते हैं कि अभी मैं सोच रहा हूँ तो उसी पल सोच की पकड़ ढीली पड़ने लगती। ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी से भरे बर्तन को अगर आप छेड़ना बंद कर दें तो थोड़ी देर में खुद ब खुद कीचड़ नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। मन का स्वभाव भी ऐसा ही है। और लेखक यही सीख देते हैं कि सोच को खत्म करना नहीं होता, बस सोच को छेड़ना बंद करना होता है। जितना आप थिंकिंग से कम लड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी शांति लौटेगी। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब भी घबराहट आए सिर्फ इतना कहिए, अच्छा अभी मैं सोच रहा हूँ, बस यहीं रुक जाइए, आगे मत सोचिए। और अगर सोच अपने आप शांत हो सकती है तो अगला सवाल यह है कि बिना ज्यादा सोचे हम दुनिया में शानदार प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, हाउ कैन वी पॉसिबल थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग। कभी नोटिस किया है, जिंदगी के सबसे बेस्ट काम आपने तभी किए हैं जब दिमाग के अंदर की आवाज एकदम चुप थी, बस आप थे, आपका काम था और एक गहरा सा फ्लो। तो सवाल ये है, क्या हम सच में बिना ज्यादा थिंकिंग के भी लाइफ में टॉप लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं? जरा याद करिए वो पल जब आप किसी काम में इतने डूबे हुए थे कि टाइमिंग ही भूल गए। शायद आप कुछ ड्रॉ कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, डांस कर रहे थे या आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं अभी ये करूं, फिर ये करूं, उसके बाद ये करूंगा, अगर ये गलती हो गई तो क्या होगा? या फिर आप बस उस पल में इतना कर रहे थे कि आप और आपका काम बिना शब्दों वाली एक गहरी कनेक्शन के आप अपने काम में डूबे हुए थे। न काम के परिणाम पर ध्यान था न उसके नुकसान पर। और यही वो स्टेट है जहां लेखक कहते हैं हम सच में थ्राइव करते हैं, यानी अपनी बेस्ट लाइफ और बेस्ट परफॉर्मेंस वहीं से आती है जहां दिमाग कम बोलता है और प्रेजेंस ज्यादा होती। आप अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है ज्यादा थिंक करो, ज्यादा प्लान करो, तभी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर सच इसका उल्टा हो तो? क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा तो मैं गड़बड़ कर दूं। तो हम क्या करते हैं, हर काम के पहले पॉज एंड कॉन्स लिस्ट, यानी लाभ हानि नफा नुकसान के बारे में उसकी लिस्ट बना लेते हैं। दिमाग में लाखों विचार, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। दूसरों से ओपिनियन लेते हैं, फिर उनके ओपिनियन पर भी दोबारा थिंकिंग करते हैं और नतीजा हम काम से पहले ही थक जाते हैं। बॉडी तो तंदुरुस्त रहती है लेकिन दिमाग इतने शोर के साथ चल रहा होता है मानो उसके ऊपर वजन रख दिया हो। सांसें तेज, पेट में खिंचाव, क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैंने सोचना छोड़ दूं तो मैं रेस कैसे जीतूंगा, अपने गोल्स को कैसे अचीव करूंगा, लोग मुझे सीरियस ही नहीं लेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम थिंकिंग और
इंटेलिजेंस को एक ही समझ लेते हैं। जैसे ही थिंकिंग कम हुई हम डरने लगते हैं, कहीं मैं केयरलेस ना हो जाऊं, लेकिन असल में उल्टा होता है। ऑथर कहते हैं कि आपकी सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस तब आती है जब हम ज़्यादा सोचने की बजाय पूरी तरह प्रेजेंट होने की स्टेट में जाते हैं, जिसे हम फ्लो स्टेट या इन द जोन कहते हैं। सोचिए, एक टॉप एथलीट मैच के आखिरी मिनट में क्या कर रहा होता है? क्या वो सोच रहा होता है कि अब मैं राइट पैर 30 डिग्री पर मिलाऊं, फिर यहाँ किक मारूं? नहीं, वो पहले हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। इसीलिए मैच के टाइम पर वो ओवर थिंकिंग नहीं करता, बस वो अपने शरीर और अंदर की आवाज को इजाजत देता है। जापानी मार्शल आर्ट में एक कंसेप्ट है मुशिन, यानी नो माइंड, यानी ऐसी स्टेट जहां दिमाग पूरी तरह खाली है, परफॉर्म पूरी तरह जागा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई कमेंट्री नहीं चल रही। हम भी रोजमर्रा के कामों में ये स्टेट महसूस करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको अचानक महसूस होता है, अरे मैं तो काफी देर तक ऑटो पायलट पे था। आप किचन में काम कर रहे हो और आपके हाथ अपने आप सही चीज पकड़ लेते हैं, अपने आप सही सामानों को उठा लेते हैं। ये नो थिंकिंग वाली स्टेट बेवकूफ़ी नहीं है, ये डीप इंटेलिजेंस की स्टेट है जहां दिमाग चुप है पर बुद्धि जागी हुई है। तो बिना सोचे कैसे थ्राइव किया जाए? थ्राइव का पॉइंट ये है कि हमें थिंकिंग को जीरो नहीं करना, हमें फालतू सेल्फ डाउट वाली थिंकिंग कम करनी है। हमें अपने नेचुरल फ्लो स्टेट पर भरोसा करना सीखना है। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, नॉलेज ये सब जरूरी है, पर परफॉर्मेंस मोमेंट पर हमें इनको छोड़कर इस पल में रहना होता है। इसके कुछ छोटे प्रैक्टिस पॉइंट्स है। फर्स्ट, काम करने से पहले 60 सेकंड का नॉन थिंकिंग ब्रेक लें। अपनी आंखें बंद कर 10 गहरी सांस लें, बस सांस के अंदर बाहर जाने पर ध्यान दें। आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना। सेकंड, एक टाइम पर एक ही काम। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, और जब आप सिंपल टास्किंग करते हैं यानी एक समय में एक ही काम करते हैं तो ज़्यादा फ्लो के साथ काम को करते हैं। थर्ड, अपनी इंटरनल कमेंट्री को पकड़ो और छोड़ दो। जैसे ही दिमाग बोले तुम गड़बड़ कर दोगे तो अंदर से धीरे से कहिए थैंक यू, पर अभी बस करने दो। फोर्थ, शरीर की फीलिंग को अपना कंपास बनाइए। अगर शरीर हल्का, खुला और रिलैक्स लगे तो समझ जाइए आप थिंकिंग मोड से फ्लो मोड में जा रहे हो। यही वो रास्ता है जहां हम सोच कम करके भी ज़्यादा डीप, ज़्यादा इंटेलिजेंस और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अब एक चैलेंज आपके लिए, आज किसी एक काम को फ्लो एक्सपेरिमेंट की तरह करिए। ऐसा काम चुनो जिसे आप पहले से करना जानते हो। ड्राइविंग, नोट्स बनाना, ड्रॉ करना या कुकिंग। काम शुरू करने से पहले 10 गहरी सांस लें, सिर्फ सांस पर ध्यान दें। फिर 10 से 15 मिनट के लिए मोबाइल, नोटिफिकेशन सबसे दूर हो जाइए और बस महसूस कीजिए कि अब दिमाग की कमेंट्री शांत होना शुरू हो गई है। और फिर बाद में पूछिए खुद से कि उन 10 से 15 मिनट में आपको काम करना कैसा लगा। क्या आपको उस समय भारी महसूस हुआ या हल्का? अगर हम बिना ओवर थिंकिंग के इतना ज़्यादा फ्लो में रह सकते हैं तो अब अगला सवाल ये है कि अपने गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशन को कैसे हैंडल करें जब दिमाग से ज़्यादा दिल और इंट्यूशन से जीना शुरू कर दें। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, इफ वी स्टॉप थिंकिंग व्हाट डू वी डू अबाउट आवर गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। अगर सोच ही दुख की जड़ है तो फिर एक डरावना सवाल उठता है, क्या हमें अपने सपने भी छोड़ देना चाहिए? अब तक आपने समझ लिया कि ज़्यादा सोच आपका मन भारी कर देती, लेकिन यही एक नया डर पैदा होता है। अगर मैं ज़्यादा सोचना छोड़ दूं तो क्या मैं जिंदगी में कुछ बन पाऊंगा? हम बचपन से सुनते आए हैं, लक्ष्य बनाओ, प्लान करो, जीवन में थोड़ा दबाव लो, तभी आगे बढ़ोगे। तो जब कोई कहता है कि ज़्यादा सोचना छोड़ दो तो अंदर सवाल उठता है, तो फिर मेरे सपनों का क्या होगा? और यही सबसे बड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम सोचते हैं अगर मैंने स्ट्रगल नहीं किया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, अगर मैंने प्रेशर नहीं लिया तो मैं लेजी बन जाऊंगा, अगर मैं लगातार डर में नहीं रहा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? और इसी डर से हम जिंदगी को एक रेस बना लेते हैं जहां चैन से चलना भी गुनाह लगता है। हम गोल्स बनाते हैं, जैसे मुझे ये बनना ही है वरना मैं कुछ नहीं हूँ, और ये सोच धीरे धीरे किस में बदल जाती है?
एंजाइटी, डर, बर्नआउट। और इस अध्याय में सबसे बड़ा ट्रूथ यानी सच्चाई ये सामने आती है कि हर गोल एक जैसा नहीं होता, हर सपना आपको आजाद नहीं करता। यहाँ दो तरह के गोल्स बनाए जाते हैं। पहला, निराशा की चरम अवस्था से बने गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जो डर से पैदा होते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि पैसा मेरी लाइफ में इसलिए हो ताकि इनसिक्योरिटी खत्म हो, सक्सेस इसलिए मिले ताकि लोग मुझे माने, शादी इसलिए करनी है ताकि समाज की आलोचना न सहनी पड़े। ये ऐसे गोल्स हैं जिससे जीवन भारी लगता है, जल्दी थका देते हैं और ये गोल अंदर खालीपन छोड़ जाते हैं। यहाँ आप कुछ पाने के लिए भागते हो, पर कुछ मिल भी जाए तो चैन नहीं मिलता। ये वो गोल्स होते हैं जो डर के कारण बने होते हैं। दूसरे प्रकार के गोल होते हैं इंस्पिरेशन से बनने वाले गोल्स, आंतरिक प्रेरणा से बनने वाले गोल। ये वो गोल्स हैं जो डर से नहीं बनते बल्कि दिल की पुकार से पैदा होते हैं। यहाँ आप कुछ बनने के लिए नहीं भागते बल्कि जो आप हो वही व्यक्त होता है। ये ऐसे गोल्स होते हैं जो हल्के लगते, थकाते नहीं, आपकी ऊर्जा को कम नहीं करते, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। पूरे होने पर भी संतुष्टि बनी रहती है। यहाँ आप स्ट्रगल नहीं करते, यहाँ आप फ्लो में बहते हैं। जरा महसूस कीजिए, आप किसी दबाव में नहीं हैं, कोई डर नहीं है कि ये करना है, आप बस वो काम कर रहे हैं जो अंदर से सही लगता है। आप कोशिश नहीं कर रहे, आप बस कर रहे हैं। ये स्टेट इंस्पिरेशन की पहचान है और यही लेखक का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि सोच छोड़ने से सपने खत्म नहीं होते बल्कि पहली बार असली सपने दिखने लगते हैं। आप नकली लक्ष्य छोड़ देते हो और आपके अंदर से असली पुकार शुरू हो जाती है। एक चैलेंज आपके लिए, आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर डर, पैसे और लोगों की राय न होती तो मैं क्या करना चाहता। 2 मिनट शांति से बैठिए, जवाब को जबरदस्ती सोचने की कोशिश मत कीजिए, जो नेचुरली आए उसे लिखिए। और अगर गोल्स इंस्पिरेशन से बनते हैं तो अगला बड़ा सवाल ये है कि ऐसी इंस्पिरेशन आती कहां से, जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 10, अनकंडीशनिंग लव एंड क्रिएशन। अगर आप किसी से बिना किसी वजह प्यार करें और बिना किसी फायदे के कुछ क्रिएट करें तो क्या वही असली आजादी नहीं है। हम जिंदगी में लगभग हर चीज किसी वजह से करते हैं। प्यार भी इसलिए कि सामने वाला कुछ लौटाए, काम भी इसलिए कि पैसा मिले, मेहनत भी इसलिए कि पहचान बने। पर एक सवाल चुपचाप अंदर उठता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो हम बिना किसी शर्त, बिना किसी वजह करें। और यहीं से अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल क्रिएशन का दरवाजा खुलता है, क्योंकि हमारी पूरी कंडीशनिंग हमें सिखाती है प्यार तभी जब सामने वाला वैसा हो जैसा तुम चाहते हो, काम तभी जब उसमें फायदा दिखे, रिश्ता तभी जब बराबरी का लेन देन हो। इस वजह से हमारा प्यार बन जाता है शर्तों वाला प्यार और हमारा काम बन जाता है मजबूरी, बोझ और थकान वाला। हम अनजाने में हर सवाल ये पूछते रहते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा, और यही सवाल धीरे धीरे हमारी खुशी को जकड़ लेता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच ये है, अनकंडीशनल लव वो प्यार है जो पाने के लिए नहीं, बस बहता है और उसी से जन्म लेता है अनकंडीशनल क्रिएशन, यानी ऐसा निर्माण जो किसी रिवॉर्ड, किसी पैसा, किसी तारीफ के लिए नहीं होता, बस इसलिए होता है क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं। जब आप बिना शर्त प्यार करते हैं तो आप बिना डर रचते हैं। जब कोई शर्त नहीं होती तो कोई तुलना नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई डर नहीं होता, ये सब अपने आप गिर जाते हैं। जरा महसूस कीजिए, आप कुछ बना रहे हैं, कोई पेंटिंग, कोई कविता, कोई छोटा सा आइडिया। आप ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे, पैसे मिलेंगे या नहीं, आप बस उसमें खोए हुए हैं। यही है अनकंडीशनल क्रिएशन की अवस्था। इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्त के प्यार और अनकंडीशनल क्रिएशन यानी बिना किसी वजह से निर्माण करना या कुछ रचना। और जहां प्यार बिना शर्त होता है वहां डर नहीं होता, जहां रचना बिना शर्त होती है वहां बर्नआउट, कंपैरिजन और थकान नहीं टिक पाते। अब एक चैलेंज आपके लिए, आज कोई एक छोटा काम बिना किसी फायदे के करिए, किसी की मदद चुपचाप करिए, फिर बदले में धन्यवाद की उम्मीद ना रखें। और अगर अनकंडीशनल लव और क्रिएशन से जिंदगी बदल सकती है तो अगला सवाल ये है कि इस अवस्था में टिके
कैसे रहें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पीस, जॉय, लव एंड फुलफिलमेंट इन द प्रेजेंट। अगर आपको सच में शांति, खुशी और प्रेम मिल ही गया तो अब अगला सवाल डरावना भी है और अद्भुत भी। अब आगे क्या है? जब कोई इंसान पहली बार अपने अंदर सच्ची शांति महसूस करता है तो उसका पहला सवाल यही होता है, क्या यही सब कुछ है? अब तक जिंदगी भागने में बीती थी, कुछ बनने की दौड़, कुछ साबित करने की जंग, कुछ पाने की बेचैनी, और अचानक अब शांत। तो मन पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी धार खो दूं? यही सबसे बड़ा डर उठता है। क्या मैं अब आलसी हो जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत की आग बुझ जाएगी? क्या मैं अब कुछ हासिल ही नहीं कर पाऊंगा? असल में यह डर ईगो का होता है, पुरानी पहचान का डर। ईगो कहता है अगर तू परेशान नहीं है तो तू आगे कैसे बढ़ेगा। यही वजह है कि कई लोग शांति मिलने के बाद भी फिर से जानबूझकर चिंता ढूंढ लेते हैं। और यही एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आती है। शांति मिलने के बाद जो डर उठता है वो शांति का दुश्मन नहीं बल्कि ईगो का अंतिम प्रयास होता है। क्योंकि असली समस्या शांति नहीं होती, समस्या ये होती है कि पुरानी पहचान टूटने लगती है। अब मेहनत डर से नहीं, प्रेरणा से होने लगती। अब काम मजबूरी नहीं, एक्सपिरेशन बन जाता है। इस अध्याय में लेखक यही सबसे बड़ी सीख देते हैं कि शांति आने के बाद डर आना गलत नहीं है, लेकिन उस डर को सच मान लेना भ्रम है। अब आपकी ऊर्जा डर से नहीं, प्रेरणा से चलनी चाहिए। शांति कोई रुकने की जगह नहीं है, शांति नई उड़ान का रनवे होती है। अब एक चैलेंज आपके लिए कि आप जब शांत होते हैं तो क्या आप उसे खोने से डरते हैं? आज 2 मिनट बैठकर सिर्फ ये देखें, शांति से डर आ रहा है या डर से शांति टूट रही है। अगर शांति मिल जाए और डर घट जाए तो अगला बड़ा सवाल यही उठता है कि अब सही और गलत की पहचान कैसे होगी। चैप्टर 12, थिंकिंग इज आइदर गुड और बैड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां इस बात से पैदा होती है कि आप चीजों को अच्छा और बुरा मानते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बचपन से हर चीज को 2 खानों में बांट देते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन क्या सच में दुनिया इतनी सीधी सादी है? क्या कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी होती है, या हम खुद उसे वो नाम देते हैं और यहीं से एक डर पैदा होता है, अगर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है तो मैं सही फैसला कैसे लूंगा? जब हम हर चीज को गुड या बैड के फ्रेम में डालते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए एक इमोशनल जेल बना लेते हैं। अगर कोई बात मेरे हिसाब से गलत हो गई तो गुस्सा आता है, अगर कुछ मेरे खिलाफ चला गया तो दुख होता है, अगर कोई मुझे समझ न पाए तो चिड़चिड़ापन पैदा होता है। हम हर बात से लड़ने लगते हैं, लोगों से, हालात से, किस्मत से, और असल में हम लड़ रहे होते हैं अपनी ही थिंकिंग से। और इस अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा हमारी थिंकिंग बनाती है। जरा पियानो को सोचिए, उसकी 88 कीज होती है, क्या कोई की अपने आप में गलत होती है? नहीं, गलत तब लगती है जब हम उसे किसी सॉन्ग के हिसाब से जज करते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, हर घटना एक की है, हम उसे गलत सुर तब कहते हैं जब वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं बजती। और लेखक हमें यहाँ यही समझाने का प्रयास करते हैं कि घटना न्यूट्रल होती और दुख थिंकिंग से पैदा होता है। और जब आप ये गलत है कहना छोड़ देते हैं तभी अंदर शांति की जगह बनती है। इसीलिए आपको जिंदगी से लड़ना नहीं है, आपको बस अपनी लेबल्स छोड़नी है। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब कुछ आपको गलत लगे तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में गलत है या मेरी थिंकिंग इसे गलत बना रही है? अगर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है तो अगला सवाल ये उठता है, फिर हमें करना क्या है, फैसला कैसे लेना है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 13, हाउ डू यू नाउ व्हाट टू डू विदाउट थिंकिंग। कभी नोटिस किया है, सबसे सही फैसले आपने तब लिए जब दिमाग चुप था और दिल बहुत ही साफ। तो सच्चाई ये है कि सही रास्ता जानने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं, कम सोचना पड़ता है। हम सबके मन में अक्सर ये सवाल आता है, मुझे कैसे पता चले कि सही फैसला
कौन सा है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम पॉज एंड कॉज यानी फायदे नुकसान की लंबी लिस्ट बनाने लगते हैं। हर दोस्त से सलाह, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करते हैं, गूगल्स पे सर्च करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जितनी ज़्यादा जानकारी आती है उतना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और लेखक का पॉइंट यहाँ बहुत ही साफ है कि ज़्यादातर केस में आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है, बस थिंकिंग की आवाज़ इतनी तेज है कि अंदर की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई ही नहीं देती। जब भी कोई बड़ा फैसला लेने की नौबत आती है, जैसे कोई नौकरी बदलनी है या नहीं, रिश्ता छोड़ना है या बचाना है, किस डायरेक्शन में कैरियर बढ़ाना है, तब हम अक्सर ये गलतियां करते हैं। हर चीज को सही और गलत के फ्रेम में डाल देते हैं, घंटों तक सोचते हैं, लेकिन दिमाग और भारी होता जाता है। हर इंसान से पूछते हैं पर खुद की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ लेखक कहते हैं कि असल प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें रास्ता नहीं पता, असल प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ही भीतर की आवाज पर भरोसा नहीं करते। हम अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करते हैं, फिर सालों बाद पछताते हैं, यार कि अंदर से तो मुझे तब भी पता था कि क्या करना है। लेखक की क्लैरिटी बहुत ही सिंपल है। जिंदगी में कोई फैसला बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं होता। जैसे पियानो पे कोई भी की अपने आप में गलत नहीं होती, बस कुछ डिसीजंस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद महसूस होते हैं और कुछ कम। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस सवाल का असली जवाब कहाँ है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, आपके भीतर की आंतरिक आवाज के अंदर है। ये आंतरिक आवाज शब्दों में नहीं बोलती, ये बोलती है एक हल्के से खिंचाव की फीलिंग में, एक अजीब सी शांति में, एक ऐसी छोटी सी बेचैनी में जो कहती है ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। और लेखक कहते हैं कि ज्यादातर समय आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है, और वो कि मुझे नहीं पता वाली फीलिंग ज्यादातर डर और सेल्फ डाउट का रिजल्ट होती है, नॉलेज की कमी का नहीं। और अगर सच में किसी पल आपको न पता हो तो भी ये सच्चाई याद रखिए कि तुम्हारे अंदर एक सोर्स है जो अंतहीन समाधान दे सकता है, बस तुम्हें सोचना थोड़ा कम है और सुनना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने फैसले दिमाग की ओवर थिंकिंग से नहीं, आंतरिक आवाज़ से लें। अगर आप बार बार लोगों से पूछ रहे हैं और अंदर बेचैनी है, तो हो सकता है आप पहले से जानते हो कि क्या करना है, पर बस उसकी जिम्मेदारी लेने से डर रहे हो। और सच में स्पष्टता न हो कि क्या करना है, तो याद रखिए कि अगर मैं चाहूँ तो जान सकता, क्योंकि जवाब मेरे अंदर है, वो आएगा। और जैसे ही मैं सोच की रफ्तार धीमी करूँगा, वो जवाब मुझे जरूर मिलेगा। क्योंकि तुम खोए नहीं हो, तुमने रास्ता नहीं खोया है, बस तुमने अपने भीतर की आवाज़ से दूरी बना ली है। उसे फिर से अपना लीजिए, वो तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। एक चैलेंज आपके लिए, आज के दिन सिर्फ एक डिसीजन ऐसा चुनिए जिस पर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। फिर 5 मिनट के लिए अकेले बैठिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर की फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। फिर खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता और मुझे कोई जज नहीं करता, तो मैं दिल से कौन सा ऑप्शन चुनता? जो ऑप्शन आपको हल्का और सच्चा लगे, उसे कम से कम एक छोटा स्टेप देकर टेस्ट कीजिए। आपने समझ लिया कि इंट्यूशन रास्ता दिखाती है, लेकिन रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ में उस इशारे को सुनना और फॉलो करना कैसे पॉसिबल है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 14, हाउ टू फ्लो योर इंट्यूशन। क्या आपको कभी अंदर से कोई आवाज कुछ करने को कहती है और आप बिना वजह डर के कारण उसे टाल देते हैं? हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो बिना शोर किए, बिना चिल्ला चोट के बस हल्के से सच बोलती है। कभी वो कहती है ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, अभी इस इंसान को माफ कर दो। कभी कहती है अब खुद के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत उसके ऊपर थिंकिंग की भीड़ बिठा देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आंतरिक आवाज हमें हमेशा अनजाने रास्ते की ओर ले जाती है, और दिमाग को अनजाने रास्ते से सबसे ज्यादा डर लगता है। और दिमाग हमेशा पास्ट का डाटा देता है, वो उसी पर जीता है। और आंतरिक आवाज भविष्य का दरवाजा खोलती है, और जैसे ही आंतरिक आवाज बोलती है, दिमाग तुरंत कहता है
रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, इस पर भरोसा मत करो। यहीं पर इंसान अपनी ही सच्चाई से भाग जाता है। और आंतरिक आवाज तब काम करती है जब आप थिंकिंग बंद करते हो। आंतरिक आवाज कोई लॉजिक नहीं देती, वो कोई प्रूफ नहीं देती, वो बस गहरी समझ देती, वो भीतर की एक क्लियरिटी देती है। और जब आप नॉन थिंकिंग की अवस्था में होते हो तो आप प्रेजेंट में होते हो, आपका ईगो शांत हो जाता है और तभी आपकी आंतरिक गाइडनेस एक्टिव होती है। और यही वजह है कि बड़े आर्टिस्ट फ्लो में होकर मास्टरपीस बनाते हैं और खिलाड़ी अपने हाईएस्ट जोन में जाकर रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और कुछ लोग बिना योजना के भी चमत्कार जैसा जीवन जीते हैं। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, बाहर हल्की बारिश हो रही है और आपके कमरे में सिर्फ एक पीली लाइट जल रही है। बिस्तर पर आप चुपचाप लेटे हो, दिमाग थक चुका है और तभी दिल से एक धीमी सी आवाज उठती है कि अब बदलने का समय है। न कोई डर, न कोई तर्क, बस एक गहरी सच्चाई। और उसी पल आपको पहली बार अंदर से शांति महसूस होती है। याद रहे, अंदर की आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। डर सिर्फ थिंकिंग से आता है। आपको क्या चाहिए ये आप तय करिए और कैसे होगा ये यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। याद रहे, रास्ता पूरा कभी पहले से नहीं दिखाई देता, रास्ता तब दिखता है जब आप पहला कदम रखते हैं। एक चैलेंज आपके लिए, आज कोई छोटा सा फैसला लेते समय 10 सेकंड शांत रहिए और देखिए आपका दिल क्या कहता है। लेकिन सवाल अब ये है, अगर अंदर की आवाज को फ्लो अवस्था में जाने से डर लगता है तो डर से आगे कैसे जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 15, क्रिएटिंग स्पेस फॉर मिरेकल्स। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके मन में जगह ही नहीं बची हो नए चमत्कार के लिए। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ नया, बेहतर, अलग और जादुई हो, पर एक सवाल शायद कभी नहीं पूछा, नया दिखेगा कहाँ जब अंदर सब पुरानी सोच से भरा पड़ा है। अगर एक कप पहले से पूरा भरा हो तो उसमें नई चाय कैसे डालेंगे। और यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। हमारा मन अक्सर इन चीजों से भरा रहता है, पुरानी यादें, पुराना डर, पुरानी असफलताएं, मेरे साथ ऐसा ही होता है वाली कहानी। और फिर हम कहते हैं मेरे साथ चमत्कार क्यों नहीं होता, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदलती। असल में दिक्कत किस्मत की नहीं, कल्टर यानी भरे हुए मन की होती है। जब मन भरा होता है तो नई सोच, नई दिशा, नई संभावना अंदर आ ही नहीं पाती। और इस अध्याय में लेखक यही सीख देते हैं कि चमत्कार तब आते हैं जब आप अंदर जगह बनाते हैं। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है जब आप उसे छेड़ना बंद कर देते हो। धूल अपने आप नीचे बैठ जाती है जब आप हवा चलाना रोक देते हो। वैसे ही जब आप जबरदस्ती सोचना यानी थिंकिंग बंद करते हो तो मन अपने आप शांत होता है और उस शांति में नए विचार, नए समाधान, नई राह अपने आप उतरती है। आपको नया सोचना नहीं है, बस पुराना पकड़कर बैठना छोड़ना है। क्योंकि चमत्कार जबरदस्ती नहीं आते, वो तब आते हैं जब मन साफ होता है, जब आप लड़ना छोड़ते हो, जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, जब आप सोचना छोड़कर महसूस करना सीखते हो। क्योंकि जहाँ जगह होती है वहीं जीवन भरता है। एक चैलेंज आपके लिए, आज दिन में कम से कम 10 मिनट कुछ भी मत कीजिए, फोन से दूरी बनाइए, शांति से बैठिए, बस अपनी सांस और शरीर को महसूस कीजिए। लेकिन सवाल ये है, अगर चमत्कार आने लगे तो उसे संभालेंगे कैसे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 16, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिगिन लिविंग इन नॉन थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है, अगर शांति मिलने के बाद ही डर आने लगे तो वो डर क्यों आता है। जब इंसान पहली बार नॉन थिंकिंग की अवस्था में जाता है तो उसे एक अजीब सी राहत मिलती है, मन हल्का, सांसें गहरी और दिल शांत। लेकिन इसी के साथ एक नया सवाल भी जन्म लेता है, इतनी शांति कहीं गलत तो नहीं, इतना शांत रहना कहीं आलस तो नहीं, मैं पहले जैसा प्रेरित क्यों नहीं लग रहा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहली रुकावट होती है अनफेमिलियर पीस यानी अनजानी शांति। क्योंकि हमारा दिमाग बरसों से सिर्फ स्ट्रेस, प्रेशर और ओवर थिंकिंग में जीता आया है। तो जब अचानक वो सब बंद होता है
तो दिमाग सोचता है कुछ गलत हो रहा है, तू अब कमजोर हो गया है, तू पहला जैसा शार्प नहीं रहा। असल में ये ईगो की आखिरी चाल होती है। वो आपको फिर से थिंकिंग में खींचना चाहता है। और असली बदलाव तब आता है जब आप ये जान जाते हैं कि शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप थिंकिंग छोड़ते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी जो पहले डर, चिंता और एनालिसिस में खर्च होती थी, वो अब फ्री हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि अब आप कम सोचकर ज़्यादा सही काम करेंगे। अब आप तेज घबराएंगे नहीं, जल्दी टूटेंगे नहीं और हर छोटी बात पर विचलित नहीं होंगे। क्योंकि जब आप शांति में आते हैं तो ईगो डरता है। जब ईगो डरता है तो वो आपको फिर से थिंकिंग भेजता है, और जब आप फिर से थिंकिंग में जाते हैं तो वही पुरानी चिंता वापस लौट आती। आपका काम ये नहीं है कि आप कभी सोचो ही मत, आपका काम बस इतना है कि आप सोच में फंसे मत रहो। एक चैलेंज आपके लिए, आज जब आपको अचानक शांति महसूस हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं डर रहा हूँ या ईगो डरा रहा है? उस शांति को 10 सेकंड रहने दें। कोई तुरंत फैसले की उम्मीद ना करें। और अगर शांति असली चाहत है तो डर को पूरी तरह छोड़ा कैसे जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 17, नाउ व्हाट। अगर आज के बाद भी तुम्हारी जिंदगी पहले जैसे ही दिखे, लेकिन तुम्हारे अंदर से सब कुछ बदल चुका हो, तो अब अगला कदम क्या होगा? अब तुमने पूरी किताब की यात्रा कर ली है। अब तुम्हारे पास एक सीधा सा सच्चा नियम है। जब भी मैं भीतर से टूटता हूँ, घबराता हूँ, जलता हूँ, असल में मैं सिर्फ ज्यादा थिंकिंग कर रहा हूँ। ये समझ आ चुकी है कि नॉन थिंकिंग की हालत में भी ही असली शांति, लव और जॉय महसूस होती है। पर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या मुझे कोई नई लाइफ प्लान बनानी चाहिए या बस शांति में बैठ जाना है? इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि अब मैं क्या करूं वाले सवाल का जवाब है बिना भारी भरकम व्याख्या, बस जीवन में लागू करने वाली स्पष्टता के साथ। जब कई लोग पहली बार गहरी शांति का स्वाद चखते हैं तो शुरू में उन्हें बहुत ही हल्का, बहुत साफ महसूस होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दिमाग फिर से चालू हो जाता है। क्या मैं अपनी धार खो रहा हूँ? मैं इतना शांत रहूंगा तो गोल्स कैसे पूरे होंगे? क्या ये सब बस कुछ दिनों का इल्यूजन तो नहीं है, भ्रम? और फिर ईगो चालू होता है। पुराने डर याद दिलाते हैं, अपने भविष्य के बारे में, सबसे खराब हालातों के बारे में सोचने लगते हैं। अंदर ही अंदर एक फुसफुसाहट शुरू होती है कि इतना भी रिलैक्स मत हो, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें लगने लगता है कि अगर तुमने सोचना छोड़ दिया तो तुम आलसी हो जाओगे, तुम जिम्मेदार नहीं रहोगे, तुम बेपरवाह हो जाओगे। और असली सच यही है कि आपको नया सच महसूस तो हो गया है, लेकिन पुरानी आइडेंटिटी अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम ये स्वीकार कर चुके होते हो कि तुम बदल चुके हो। तुम चाहो तब भी पहले वाले व्यक्तित्व नहीं बन सकते, क्योंकि जब तुम्हारे आंतरिक आवाज जागृत हो चुकी होती है तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो चुकी होती है। अब तुम्हारा पुराने लेवल पर लौटना सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग रह जाती है, सच नहीं। अब तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि दुख सिर्फ जरूरत से ज्यादा थिंकिंग का नतीजा है। और शांति तब आती है जब थिंकिंग की पकड़ने के बजाय आप उसे गिरने देते हो और तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि तुम्हारा असली होना तुम्हारी शांत अवेयरनेस का परिणाम है। और जब तुम बनावटी होते हो तो तुम्हारा मैं डर, तुलना और गिल्ट में बात करता है। अब नाउ व्हाट का जवाब बहुत ही सिंपल है। तुम्हें सोच के साथ लड़ना नहीं है, बस हर बार तुम्हें याद रखना है कि ये सिर्फ सोच है, मैं नहीं। और जब तुम हर बार ये याद रखोगे तो तुम्हारी थिंकिंग अपने आप सेटल हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी वाला पानी कुछ देर छोड़ देने पर खुद ब खुद साफ हो जाता है। इसलिए जिंदगी को बार बार अपने अंदर शांति की जगह पर लौटने की आदत मानो। हर दिन, हर सिचुएशन में तुम अपने अंदर के घर, उस शांति, प्यार भरे स्पेस तक लौटने की प्रैक्टिस करते हो। अपनी थिंकिंग को दुश्मन मत मानो, बस उसे पहचानो। जब भी दुख, घुटन, डर आए तो खुद से शांति से कहो, ठीक है, अभी दिमाग तेज दौड़ रहा है, मैं इसे सही
नहीं मानूंगा, बस गुजरने दूंगा। किसी भी एक्शन लिस्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह तय करने की जरूरत नहीं है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें दूसरों को बदलना नहीं है, बस खुद सच्चा रहना है। तुम्हें दुनिया को कन्विंस नहीं करना, तुम बस इतना करो कि तुम खुद को कम ना आंको। अपने दिल की सच्ची आवाज को फॉलो करो और जहां संभव हो मधुरता के साथ जवाब दो, रिएक्शन से नहीं। एक चैलेंज आपके लिए, आज दिन भर में जब भी तुम्हें टेंशन या गुस्सा है, सिर्फ एक बार ये लाइन अंदर से बोलो, अभी मैं दुनिया नहीं अपनी सोच को महसूस कर रहा हूँ। और फिर 2 काम कर, 3 गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। उस मोमेंट में कोई बड़ा फैसला मत करो, बस कुछ मिनट बाद डिसाइड करना सीखो। सिर्फ एक पल के लिए अपने अंदर देखिए, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारा सारा डर, तुम्हारा सारा गुस्सा, जलन, कंपैरिजन हो सकता है जिंदगी ने नहीं, बस थोड़ी ज्यादा थिंकिंग ने बनाया हो। और अगर ये सच है तो तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, पर हर बार थिंकिंग के शोर से लौटकर अपने अंदर के घर में आ जाने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं दुनिया नहीं अपनी सोच को महसूस कर रहा हूँ, उसी दिन से तुम्हारी असली फ्रीडम शुरू हो जाएगी। और शायद यही वो पल हो जहाँ से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।